जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर नंबर दिस इज़ लेक्चर नंबर 9 और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बिलोंग्स टू द चैप्टर नंबर 6 ऑफ सिल्वर शार्ट्स बुक और दैट टॉपिक इज़ बेसिकली और वी कैन से दैट द चैप्टर इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम कुछ जो है वो टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के, जिसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन आ जाता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को क्रिटिकल सेक्शन की सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हम अडॉप्ट करते हैं, हम उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। और 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं और कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं। सो इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो आज कुछ थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस की डिस्कशन करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो आस्ता आस्ता हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस और ऑपरेटिंग बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सो इसके अंदर हमारे पास इशू क्या है। सो बेसिकली पॉइंट इज़ दैट कि कॉन्करेंट एक्सेस टू द शेयर्ड डाटा में रिजल्ट इन द डाटा इनकन्सिस्टेंसी। सो जब आप के एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं एंड दे वांट टू एक्सेस सम शेयर्ड वेरिएबल कॉन्करेंटली, सो इन दैट सिनेरियो हमारे पास क्या है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द शेयर्ड वेरिएबल डाटा कैन बिकम इनकन्सिस्टेंट। तो उस इनकन्सिस्टेंसी को हमने बेसिकली जो है वो एड्रेस करना है कि हम किस तरह से शेयर्ड वेरिएबल जो है उसके अंदर हम इस तरह से अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको इस तरह से मेंटेन करें कि हमारे पास डाटा की जो फाइनल वैल्यू आए वो इनकन्सिस्टेंट ना हो। So maintaining the data consistency require a mechanism to ensure that the cooperating processes access the shared data sequentially. Now here the point which is important is कि हमारे पास जो डाटा के बारे में उसने कहा है कि इट शुड बी जो प्रोसेसेस हैं वो आपके शेयर डाटा को सिक्वेंशली एक्सेस करें। सो व्हाट डज़ इट मीन कि हम बेसिकली डाटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ मैकेनिज़्म डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, हम कोई मैकेनिज़्म बनाना चाह रहे हैं। सो देयरफॉर हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे थ्रू दैट मैकेनिज़्म कि जब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस किसी शेयर डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो उसको सिक्वेंशली एक्सेस करें। सिक्वेंशली मीन्स कि से अगर हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं और तीनों प्रोसेसेस कॉन्करेंटली किसी शेयर डाटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक्सेस का मतलब ये है कि उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर कोई राइट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक वक्त में एक ही प्रोसेस को अलाउ करें दैट ही कैन डू द अपडेशन और बाकी प्रोसेसेस को हम होल्ड कर दें या लॉक कर दें। सो जब वो प्रोसेस अपनी अपडेशन को कंप्लीट कर ले, आफ्टर दैट हम फिर नेक्स्ट 2 प्रोसेसेस में से किसी एक को अलाउ करें कि वो शेयर डाटा को जो है वो एक्सेस करे और उसको अपडेट करे। सो ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर मैं आपको कह रही हूँ कि एक प्रोसेस एक वक्त में ही अलाउ किया जाए जो कि अपडेशन का प्रोसीजर अब जो है परफॉर्म करे, सो दैट और अदर प्रोसेसेस लॉक हो जाएं उस सिनेरियो के अंदर, दैट इज़ बेसिकली सिक्वेंशली एक्सेसिंग ऑफ द डाटा। ठीक है, सो इस चीज़ को या इस मैकेनिज्म या इस प्रोसीजर को हम सिक्वेंशियल कहते हैं। सो अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली क्लासों के अंदर जो था वो बाउंडेड बफर रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने देखी थी। तो उस प्रॉब्लम के अंदर हम बेसिकली हमने क्या डिफ़ाइन किया था, मैंने आपसे कहा था कि हम जब दोबारा सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर के ऊपर आएंगे तो हम इस प्रॉब्लम को एक दफ़ा फिर रिविज़िट करेंगे। सो इस प्रॉब्लम के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे थे कि हमने एक बफर लिया था और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे जो बफर का साइज़ है वो क्या है 10। तो हमने एक बफर या अरे ली जिसका साइज़ क्या था 10, और ये जो बफर है इसकी टाइप हमने डिफ़ाइन की है आइटम टाइप का, ये एक बफर है और ये टोटल 10 अरे का स्ट्रक्चर है। हर जो आपका लोकेशन है वो आइटम टाइप की है और आइटम जो है वो कुछ भी हो सकता है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन कोई भी इस एक लोकेशन के ऊपर जो है वो सेव करनी है। सो द क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारे पास 2 प्रोसेस है, एक आपके पास प्रोड्यूसर का प्रोसेस है और एक आपके पास कंज्यूमर का प्रोसेस है। सो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है कि वो आइटम्स को प्रोड्यूस करके इस बफर के ऊपर प्लेस करे और कंज्यूमर का काम क्या होता है दैट ही विल कंज्यूम द आइटम्स फ्रॉम दैट बफर। ठीक है, सो आपके पास इसके अंदर 2 लोकल वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक आपके पास इन का वेरिएबल यूज़ हो रहा है और एक आपके पास आउट का वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो इन का वेरिएबल का अटैचमेंट किसके साथ है, प्रोड्यूसर के साथ, और आउट के वेरिएबल की अटैचमेंट किसके साथ है, कंज्यूमर के साथ। सो इनका वेरिएबल जो है इनडायरेक्ट वे में इंडेक्स नंबर, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर जो है उसको डिफाइन कर रहा है
कि प्रोड्यूसर जब कोई नया आइटम प्रोड्यूस करेगा तो वो किस इंडेक्स नंबर के ऊपर उस चीज़ को प्लेस करेगा, तो वो इंडेक्स नंबर उसको कौन डिफाइन करेगा, इन का वेरिएबल। और इसी तरह आउट का वेरिएबल जो है वो कंज्यूमर को ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कंज्यूमर कोई आइटम कंज्यूम करना चाह रहा है इस बफर के अंदर से, क्योंकि दोनों एक ही बफर को यूज़ कर रहे हैं, सो इस बफर में से किसी आइटम लोकेशन को अगर वो कंज्यूम करना चाह रहा है तो वो कौन सी वाले आइटम नंबर को जो है अब कंज्यूम करेगा, सो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो वो इंडेक्स नंबर जो है वो आउट का वेरिएबल जो है वो शो कर रहा है। इसके अलावा हम जो है वो एक शेयरेबल वेरिएबल भी हमने डिफाइन किया, दैट इज़ काउंटर, जो इस चीज़ का ट्रैक रखेगा कि आपका बफर जो है वो कितना फुल हो चुका है, ठीक है, और या कितना फिल हो चुका है। तो उस चीज़ को जो है ये इनडायरेक्ट में शेयर्ड है, क्योंकि प्रोड्यूसर जब कोई आइटम प्रोड्यूस करके डालेगा तो फिर वो साथ में काउंटर को अपडेट कर देगा कि काउंटर की वैल्यू जो है अब वो कितनी हो गई है या कितनी लोकेशंस अब फिल हो चुकी हैं। और कंज्यूमर इसी तरह जब कोई आइटम कंज्यूम कर लेगा इस बफर के अंदर से तो फिर वो इस काउंटर के वेरिएबल को अपडेट कर देगा डिक्रीमेंट के साथ। सो देयरफॉर इट इज़ बेसिकली इंडिकेटेड कि कितनी रिमेनिंग लेफ्ट रह गई हैं इसके ऊपर आइटम जो प्लेस हुए हैं, तो आपकी कितनी लोकेशंस जो हैं वो अब फ्री हैं इनडायरेक्ट वे में, जिनके ऊपर आप फर्दर प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करके आइटम जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में काउंटर एक ट्रैक रख रहा है कि कितने इस वक्त बफर का एरिया जो है वो फिल हो चुका है। सो आपके पास प्रोड्यूसर की साइड के अगर हम कोड को देखें तो हम कह रहे हैं वाइल वन का क्या मतलब है, वाइल ट्रू। तो जब तक ये ट्रू है आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक कर रहे हैं कि आपका बफर कम्प्लीटली फुल तो नहीं हो चुका हुआ। तो प्रोड्यूसर सबसे पहले चेक करते हैं, लेट्स अज्यूम कि अगर काउंटर की वैल्यू भी 10 हो चुकी हुई है और बफर का साइज़ भी 10 था, तो प्रोड्यूसर को अगर ये चीज़ चेक करने से पता चलती है कि काउंटर भी फुल है और काउंटर भी शो कर रहा है कि बफर पूरा कम्प्लीटली फुल हो चुका है और बफर का साइज़ भी 10 ही था, तो फिर प्रोड्यूसर फर्दर कोई आइटम प्रोड्यूस करके इसके ऊपर नहीं डाल सकता। सो इन दैट सिनेरियो वो यहाँ पर क्या करेगा, वेट करेगा। सेमी कॉलन इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि अब वो यहाँ पर स्पिन करेगा या यहाँ पर वेट करेगा जब तक कि आपके बफर के अंदर कोई लोकेशन एम्प्टी नहीं हो जाती, वो उस वक्त तक कोई नया आइटम इसके ऊपर आप प्लेस नहीं कर सकता। और अगर आपका काउंटर की वैल्यू जो है वो शो कर रही है कि अभी काउंटर की वैल्यू 5 है, लेट्स अज्यूम कि 5 है, तो इट मीन्स कि अभी उसके ऊपर फर्दर ऑल लोकेशंस हैं जिसके ऊपर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके कोई आइटम प्लेस कर सकता है। तो फिर क्या करेगा, बफर इन वो उसको इंडेक्स नंबर बताएगा कि जो नेक्स्ट आइटम आप प्रोड्यूस करते हैं किस वाली लोकेशन के ऊपर प्लेस करेगा, और जब वो उस इन लोकेशन के ऊपर प्लेस कर देगा आइटम तो फिर इन की वैल्यू को अपडेट भी कर देगा ताकि नेक्स्ट आइटम जब उसने कोई प्रोड्यूस करके डालना हो उसके ऊपर तो उसको पता हो कि उसने किस लोकेशन के ऊपर नेक्स्ट आइटम को प्रोड्यूस करके डालना है। और फिर वो काउंटर की वैल्यू को भी साथ ही अपडेट कर देगा प्लस प्लस के साथ कि अब आपकी बफर की कितनी लोकेशंस जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हम कंज्यूमर की साइड के ऊपर जाएं तो कंज्यूमर भी अपने साइड के ऊपर सबसे पहले तो चेक करेगा कि बफर जो है उसके अंदर कोई आइटम भी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। सो कहीं वो बफर एम्प्टी तो नहीं, तो सबसे पहले तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो काउंटर को चेक कर रहा है कि काउंटर आपका ज़ीरो तो नहीं, अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि आपका बफर इस वक्त एम्प्टी है, उसमें कोई भी आइटम मौजूद नहीं है। सो कंज्यूमर उस वक्त क्या करेगा, नल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इट मीन्स कि वो स्पिन करेगा या वेट करेगा। और अगर काउंटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक कुछ भी है, सो इट मीन्स कि बफर के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर कंज्यूमर जो होगा वो बफर आउट की जो है इंडेक्स नंबर उसके हिसाब से वो उस आइटम को कंज्यूम करेगा और साथ ही आउट के वेरिएबल को अपडेट कर देगा विच शोज़ कि अगर उसने पहली लोकेशन का आइटम कंज्यूम कर लिया तो अब नेक्स्ट उसने दूसरी लोकेशन का आइटम को कंज्यूम करना है। सो इस वजह से वो उसके इंडेक्स नंबर को फिर नए नंबर के साथ जो है वो अपडेट कर देगा कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने कोई कंज्यूम करना है आइटम तो वो किस लोकेशन से उसको कंज्यूम करेगा। लेकिन इसके साथ ही वो काउंटर की वैल्यू को भी डिक्रीमेंट कर देगा जो इस चीज़ को शो करेगा कि अब कितने रिमेनिंग आइटम्स आपकी बफर के अंदर रह गए हैं, ठीक है। सो आपके पास ये आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कोड था। अब इस कोड को उसने जो है इसके अंदर उसने जो कंस्ट्रक्ट शेयरेबल वेरिएबल है दैट इज़ काउंटर, उसको उसने उसके कंस्ट्रक्ट को उसने असेंबली लैंग्वेज के थ्रू ब्रेक डाउन करके दिखाया है ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि ये जो खाली काउंटर की स्टेटमेंट है ये इनडायरेक्ट वे में 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है अगर हम इसको असेंबली लैंग्वेज के अंदर मज़ीद डिग डाउन करें। वैसे तो सी लैंग्वेज के अंदर आपको पता है कि काउंटर प्लस प्लस का मतलब है काउंटर प्लस 1, लेकिन अगर हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर इसको ब्रेक डाउन करें काउंटर प्लस प्लस को तो वो 3 स्टेटमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है। वो स्टेटमेंट्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मूव द वैल्यू ऑफ काउंटर टू द रजिस्टर R1
अब रजिस्टर R1 के अंदर काउंटर की वैल्यू चली जाएगी, फिर वो इंक्रीमेंट किसको कर रहा है, रजिस्टर 1 को, तो रजिस्टर 1 को उसने इंक्रीमेंट किया है। द पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दैट काउंटर की वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई, अभी सिर्फ रजिस्टर तक ही बात है, यानी कि रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। आफ्टर दैट आपकी तीसरी स्टेटमेंट के अंदर जाके काउंटर की वैल्यू अपडेट हुई है, जब उसने रजिस्टर 1 की वैल्यू को काउंटर के ऊपर मूव करवा दिया है। सिमिलरली काउंटर माइनस माइनस के अंदर वो क्या कर रहे हैं, काउंटर की वैल्यू को रजिस्टर 2 के ऊपर मूव कराया है, फिर उसने डिक्रीमेंट किया है रजिस्टर 2 को, ठीक है। अगेन काउंटर इज नॉट अपडेटेड येट, सिर्फ रजिस्टर 2 जो है वो डिक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद वो रजिस्टर 2 की वैल्यू को मूव करा देगा काउंटर के ऊपर, ठीक है। सो ये तीन स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी एक साथ एग्जीक्यूट होना लाजमी है अगर आपकी स्टेटमेंट काउंटर प्लस प्लस जो है वो एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह काउंटर माइनस माइनस का मतलब ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स को कंसेक्टिवली एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज आपकी काउंटर की वैल्यू जो है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स इसकी रन करती हूँ तो इट डजेंट मीन कि काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी, काउंटर की वैल्यू थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर आके अपडेट होगी, इसलिए तीनों का स्टेटमेंट्स का कंसेक्टिवली रन होना लाजमी है, अदरवाइज आपकी वैल्यू करेक्टली अपडेट नहीं होगी। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर उसने ये कहा है कि इफ बोथ द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर अटेम्प्ट टू अपडेट द बफर कॉन्करेंटली, अब क्या हो रहा है कि बफर को एक साथ दोनों ने अपडेट करने की कोशिश की है, मीन्स कि कंज्यूमर साइड के ऊपर भी उसने कोई आइटम बफर के अंदर से कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद वो क्या करता था, शेयर्ड वेरिएबल काउंटर को डिक्रीमेंट करता था, और इसी तरह प्रोड्यूसर साइड ने भी कोई आइटम प्रोड्यूस करके बफर के ऊपर रखा और फिर वो क्या करता था, शेयर्ड वेरिएबल काउंटर को प्लस प्लस करके अपडेट करता था। तो वो कहना के चाह रहे हैं कि इफ बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर अटेम्प्ट टू अपडेट द बफर कॉन्करेंटली द मशीन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स में गेट इंटरलीव, तो क्या होगा कि उसकी वजह से हो सकता है कि हमारी ये जो लैंग्वेज हमने असेंबली लैंग्वेज लिखी थी, ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंटरलीव हो जाए। इंटरलीव का मतलब ये है कि मे बी अभी हम सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स हमने चलाई हों तो CPU स्विच हो जाए इस तरफ, और फिर वो ये दो स्टेटमेंट्स चलाए और स्विच हो जाए फिर वापस प्रोड्यूसर की तरफ, फिर प्रोड्यूसर से वो स्विच हो जाए कंज्यूमर की तरफ, तो इसमें जो इंटरलीविंग ऑफ द स्टेटमेंट्स हैं वो मिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और उस क्योंकि हम तो कह रहे थे कि ये पूरा कंसेक्टिवली रन होना चाहिए तभी काउंटर की वैल्यू प्रॉपरली अपडेट होगी, लेकिन अगर ये इंटरलीव हो गई, मिक्स हो गई, तो फिर उस केस में हमारी काउंटर की वैल्यू गलत भी कैलकुलेट हो सकती है। सो इंटरलीविंग डिपेंड अपॉन हाउ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस आर स्केड्यूल्ड, तो हमने किस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम को या प्रोसेसेस को स्केड्यूल किया हुआ है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास काउंटर की वैल्यू जो थी वो इनिशियली 5 थी, ठीक है, लेकिन हमारा जो स्केड्यूलिंग हो गई है, से हम कहते हैं राउंड रॉबिन का हमने एल्गोरिदम यूज़ किया और हमने कहा कि 2 सेकंड के लिए CPU प्रोड्यूसर को मिलेगा, 2 सेकंड के लिए कंज्यूमर को, फिर 2 सेकंड के लिए प्रोड्यूसर को, फिर 2 सेकंड के लिए कंज्यूमर को हमारा CPU मिलेगा। सो व्हाट विल हैपन कि हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो था उसने अभी इन तीन स्टेटमेंट में से काउंटर प्लस प्लस की सिर्फ पहली ही दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की थी, तो हमारा कंट्रोल जो टाइम फैक्टर था, जो इसका क्वांटम टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया और आपका कंट्रोल जो था वो कंज्यूमर की तरफ स्विच कर गया। सो अगर आप देखें तो पहली दो स्टेटमेंट्स के अंदर आपने सिर्फ काउंटर की वैल्यू जो कि उसने 5 थी आपने रजिस्टर 1 के अंदर मूव कराई और फिर आपने इंक्रीमेंट किसको किया है, रजिस्टर 1 को, लेकिन द पॉइंट टू बी कीप इन माइंड इज दैट स्टिल द काउंटर वैल्यू इज नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो आप स्विच कर गए हैं कंज्यूमर की तरफ, सो व्हाट विल हैपन, काउंटर की वैल्यू तो स्टिल अभी भी 5 ही है, so 5 will be moved to the register R2 and we decremented the value of register R2, so the value of register R2 will become 4, so again the switch taken place और इसके अंदर अब प्रोड्यूसर के पास कंट्रोल आया, so what will happen, R1 की वैल्यू जो है वो काउंटर के ऊपर प्लेस कर दी जाएगी, so R1 की वैल्यू क्या थी 6, so that value will be updated on the counter और उसके बाद नेक्स्ट स्विच हुआ कंज्यूमर की तरफ, तो R2 की वैल्यू से जो है वो इसको अपडेट कर दिया गया काउंटर को विच इज़ 4, ठीक है। सो अब इसके अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इंटरलीविंग की वजह से जो रॉन्गली इंटरलीव हुई हुई हैं स्टेटमेंट्स, इसके अंदर अब इशू क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ द काउंट में बी आइदर 4 और 6, वाई ही इज सेइंग आइदर 4 और 6 बिकॉज अगर आप ये एज्यूम करें कि हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर जो था
उसकी स्टेटमेंट्स जो थी उसके अंदर अगर हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर की ये कंज्यूमर की स्टेटमेंट अगर पहले एग्जीक्यूट हो जाती है और प्रोड्यूसर की बाद में होती है तो फिर उस वक्त तो वैल्यू क्या होगी 6, और अगर प्रोड्यूसर की पहले एग्जीक्यूट हो जाती है कंज्यूमर की बाद में होती है तो फिर काउंटर की वैल्यू ओवरराइट होकर क्या हो जाएगी 4। सो इट डिपेंड्स कि इंटरलीविंग के अंदर पहले प्रोड्यूसर की स्टेटमेंट आ जाती है या पहले कंज्यूमर की स्टेटमेंट आ जाती है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वाली वैल्यू फाइनल कमिट होगी काउंटर की। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये कि ये जो 4 और 6 दोनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हैं दे आर बोथ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को देखें तो हमारे पास क्या था कि हमने पूरी स्टेटमेंट्स 3 की 3 जो थी उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो पूरी कंप्लीट होंगी तो फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ हमें स्विच होना था। तो हमने इनिशियली काउंटर की वैल्यू क्या रखी हुई थी 5, तो रजिस्टर R1 के अंदर क्या जाता 5, और फिर आपके पास क्या था, इसको जब वो इंक्रीमेंट करता तो इसकी वैल्यू हो जाती 6, और फिर आप R1 की वैल्यू को मूव करते काउंटर के अंदर तो वैल्यू हो जाती 6। अब यहाँ से उसको स्विच होना चाहिए था कंज्यूमर की तरफ, तो वैल्यू 6 जो थी वो जानी चाहिए थी R2 के अंदर, फिर वो उसको डिक्रीमेंट करता तो वो क्या हो जाती 5, और फिर वो मूव करता इसकी वैल्यू को काउंटर के अंदर तो क्या वैल्यू हो जाती 5। सो इट मीन्स कि असूली तौर पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 5, लेकिन हमारी स्टेटमेंट्स की गलत इंटरलीविंग की वजह से द वैल्यू हैज़ बिकम 6 और 4। ठीक है। सो अगर प्रोड्यूसर पहले रन हो जाती है स्टेटमेंट तो 6 हो जाएगी, और कंज्यूमर की बाद में होती है तो 4 हो जाएगी वैल्यू, और अगर कंज्यूमर की पहले रन हो जाती है और प्रोड्यूसर की बाद में देन द वैल्यू विल बिकम 6। सो हम क्या कह रहे हैं, द सिचुएशन वेयर सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट शेयर डाटा कॉन्करेंटली, तो शेयर डाटा को वो कॉन्करेंटली या एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो इन दैट सिनेरियो द फाइनल वैल्यू ऑफ द डाटा डिपेंड्स ऑन विच प्रोसेस फिनिशेस लास्ट, तो जो प्रोसेस सबसे आखिर में रन करके फिनिश करेगा तो फाइनल वैल्यू उसी के ऊपर कमिट हो जाएगी, जिस तरह लास्ट के अंदर हमारी कंज्यूमर की वैल्यू जो थी वो फाइनली कमिट हो गई विच इज़ 4। सो सच टाइप ऑफ द सिचुएशन इज नोन एज द रेस कंडीशन। अब उसने डेफिनेशन डिफाइन की है कि व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन, a piece of a code in a cooperating processes in which the process may update the shared data। ठीक है। सो हमारा कोड जो हमने लिखा है उस कोड के अंदर जहाँ पर हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है, जिसका काउंटर हमारा शेयर्ड वेरिएबल था, सो जिस पीस ऑफ कोड के अंदर हमारा शेयर्ड वेरिएबल यूज हो रहा होता है वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाया जाता है। और जो शेयर्ड वेरिएबल है वो आपका कोई शेयर्ड डाटा जो है वो आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो आपकी कोई फाइल भी हो सकती है, वो आपका कोई डेटाबेस भी हो सकता है। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू सीरियलाइज दिस एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शंस इन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो हम बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो कोई शेयर्ड वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो हमने उनकी एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करना है। सीरियलाइज का क्या मतलब है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वंस एक प्रोसेस अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है या शेयर्ड वेरिएबल को वो अपडेट कर रहे हैं तो फिर हम बाकी प्रोसेसेस को लॉक कर देंगे कि वो उस वक्त शेयर्ड वेरिएबल को टच ना करें। सो इस चीज़ को हम कह रहे हैं सीरियलाइजेशन, कि हम उनकी एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज कर दें जब वो क्रिटिकल सेक्शन को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करें, एक वक्त में एक ही प्रोसेस को अलाउ करें कि वो कंडीशन जो है शेयर्ड वेरिएबल्स की उसको अपडेट करें। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो 3 तरह के सोल्यूशन डिफाइन किए जाते हैं, और एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशंस होते हैं, कुछ हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशंस होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सोल्यूशन होते हैं। तो हम सारे तो इस लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन से स्टार्ट लेंगे। सो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन डजंट मीन कि मैं कोई हार्डवेयर रिलेटेड कोई डिवाइस यूज़ करूँगी, कोई आईसी यूज़ करूँगी, कोई बोर्ड यूज़ करूँगी, नो। इसके अंदर भी हम कोई बिल्ट इन कंस्ट्रक्ट्स ही यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर तरह के, और उनके थ्रू जो है वो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आज हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। सो नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर हम बाकी के 2 सोल्यूशंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग एनी टाइप ऑफ द सोल्यूशन, वेदर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन, इट इज़ अ हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन और इट इज़ अ ऑपरेटिंग बेस्ड सोल्यूशन, तो कोई भी सोल्यूशन आप जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है कोडिंग का, वो बेसिकली कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस दाखिल होने से पहले एक कुछ एंट्री सेक्शन का कोड लिखेगा, और जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो फिर वो एग्जिट सेक्शन का कोई कोड लिखेगा।
और फिर उसके बाद वो अपने रिमाइंडर सेक्शन के अंदर चला जाएगा जहाँ पर उसने बाकी की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होगा। सो रिमाइंडर सेक्शन से मुराद ये है कि ऐसा सेक्शन जिसके अंदर शेयर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन वो है जिसके अंदर आपका शेयर्ड वेरिएबल जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो हम जो है वो इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि हमारा कोई भी कोड है तो वो अगर शेयर्ड वेरिएबल को जब यूज़ करना चाहेगा, यानी क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाहेगा, तो पहले उससे वो कोई एक एंट्री सेक्शन लिखेगा। एंट्री सेक्शन का मतलब ये है कि पहले वो ये चेक करेगा कि मेरे से पहले तो नहीं कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर मौजूद, तो अगर तो कोई मौजूद है तो फिर वो वेट करेगा। और एग्जिट सेक्शन के अंदर वो क्या करेगा कि अगर तो कोई नहीं मौजूद क्रिटिकल सेक्शन में तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, और जब वो बाहर निकलेगा क्रिटिकल सेक्शन में से तो वो बाकी प्रोसेसेस को के लिए जो उसने एंट्री करते हुए लॉक लगाया था उसको एग्जिट सेक्शन के अंदर अनलॉक कर देगा, ताकि बाकी प्रोसेस जो है वो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल हो जाएं और वो अपनी एग्जीक्यूशन करें। सो हमारे पास ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो अप करेंगे फॉर डिज़ाइनिंग एनी टाइप ऑफ द सोल्यूशन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। उसके बाद हमारे पास उसने फिर से आपकी बुक के अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की हैं सिंक्रोनाइजेशन के या क्रिटिकल सेक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सो उसके लिए उसने कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन की एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, कुछ एयरलाइन रिजर्वेशन की भी की हैं। मैंने इन स्लाइड्स के अंदर सिर्फ आई हैव ओनली डिस्कस द बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड एग्जांपल। सो उसके अंदर बेसिकली आपको ये पता है कि बैंक के अंदर आपके पास आपका अकाउंट होता है जिसमें कुछ बैलेंस होता है, और उसी बैलेंस के अंदर आप कुछ डाटा कुछ अमाउंट डिपॉजिट भी करा रहे होते हैं, और उसी में से आप कुछ बैलेंस जो है वो विड्रॉल भी करा रहे होते हैं। सो व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ द डिपॉजिट केस, जब हम इसको देखते हैं तो ये कंप्लीट उसका कंस्ट्रक्ट बनता है डिपॉजिट का, यानी कि आपने बैलेंस को पहले किसी वेरिएबल के अंदर या रजिस्टर के अंदर मूव कराया, फिर आपने जो अमाउंट डिपॉजिट करानी है उसको आपने इस बैलेंस जो आपने मूव कराया था ए वेरिएबल के अंदर उसमें ऐड कराया, और उसके बाद आपकी जो फाइनल वैल्यू डिपॉजिट के बाद बनी है उसको आपने बैलेंस के अंदर मूव करा दिया और अपडेट कर दिया बैलेंस को। Whereas in the case of the deposit case, आपने पहले बैलेंस को B वेरिएबल के अंदर मूव कराया, फिर आपने जो अमाउंट विड्रॉ करनी है वो B वेरिएबल के अंदर से माइनस की, और उसके बाद आपने जो फाइनल वैल्यू B की बनी है उसको आपने बैलेंस के साथ अपडेट कर दिया। सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट आप कह लें कि 3 इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर जिसके अंदर आप जो है विड्रॉल और डिपॉजिट का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो व्हाट विल हैपन कि वो अगेन कह रहा है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा करंट बैलेंस जो था वो 50,000 था, हमने 10,000 का चेक जो है उसको डिपॉजिट कराना है और एटीएम से हमने 5,000 विड्रॉ कराने हैं। सो अगर ये डिपॉजिटिंग का केस और जो विड्रॉल का केस है, अगर दोनों प्रोसेसेस कॉन्करेंटली रन हो जाए, मीन्स कि कोई आपके बिहाफ के पर एटीएम मशीन से उसी वक्त अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और उसी वक्त आपके अकाउंट के अंदर कोई पैसे डिपॉजिट करा रहा है, तो फिर अगर ये प्रोसीजर जो है उसके अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं असूली तौर पे तो डिपॉजिट की ये तीनों स्टेटमेंट्स एक साथ रन होनी चाहिए, और विड्रॉल की प्रोसेस के और जब ये कंप्लीट हो जाए फिर वो विड्रॉल की तरफ उसको स्विच करना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपकी ये 6 की 6 स्टेटमेंट्स जो हैं ये इंटरलीव हो गई। अगर वो इंटरलीव हो जाए तो आपका बैलेंस की कैलकुलेशन गलत हो सकती है। वो किस तरह से? व्हाट ही डिड कि इनिशियली उसने 50,000 का बैलेंस जो था वो ए के अंदर मूव कराया, और फिर उसने जो 10,000 डिपॉजिट कराने थे वो ए के अंदर ऐड किए। अभी उसने बैलेंस को अपडेट नहीं किया। ए जो था वो आपका अपडेट हुआ है 60,000 के ऊपर कि आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो गया एटीएम की तरफ। आपने बैलेंस जो कि 50,000 था उसकी अमाउंट को मूव कराया बी के अंदर, और फिर आपने क्या किया 5,000 इसमें से बी में से माइनस किए। अगेन बैलेंस अभी भी अपडेट नहीं हुआ, आपकी अमाउंट बी के अंदर क्या आ गई है 45,000। अब दूसरी तरफ आपने क्या किया, अब आपने बैलेंस को मूव कराया बैलेंस के ऊपर ए को, तो वैल्यू हो गई 60,000, और उसके बाद स्विच हुआ आपका कंट्रोल एटीएम की तरफ, तो बी की वैल्यू वो विच इज 45,000 जो थी वो बैलेंस के ऊपर मूव हो गई। अब रेस कंडीशन के हिसाब से आपकी जो बैलेंस शो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा 45,000, लेकिन असूली तौर पे होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि आपके पास बैलेंस था आपका 50,000। सो आप 50,000 जो था उसके अंदर जब आपने 10,000 ऐड किए करवाए तो 60,000 ए के अंदर 60,000 आ गया, और फिर आपने 60,000 जो था वो यहाँ पर मूव कराया। तीनों स्टेटमेंट को एक साथ चलना चाहिए था। आफ्टर दैट आपका कंट्रोल यहाँ पर आना चाहिए था, तो फिर उस वक्त 60,000 यहाँ पर बैलेंस शो होता,
5,000 आप इसमें से जब विड्रॉ करते तो ये 55,000 हो जाता, और फिर आपके पास जो बैलेंस था वो क्या होता, फाइनल बैलेंस वो 55,000 होता। लेकिन आपकी गलत इंटरलीविंग की वजह से, क्योंकि आपने इन स्टेटमेंट्स को ब्रेक कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका बैलेंस कितना फाइनल शो हो रहा है, 45,000, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है। सो आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिसके अंदर आप शेयर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे थे यानी बैलेंस का, वो आपकी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स कहलाई जाती हैं। और इन केस के अंदर हमने क्या करना था, सीरियलाइजेशन करना था इनडायरेक्ट वे में, कि जब एक जगह पर आपका अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है तो हमें विड्रॉल के प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देना चाहिए था, लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन हमने वो नहीं किया। दैट्स वाई दैट इशू कम इन प्लेस। तो अब हम इसमें से सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन की बात करेंगे पहले, कि वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन की बात करते वक्त उसने कहा है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन जो हैं वो आपके 2 प्रोसेसेस के भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन एंड प्रोसेसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। 2 प्रोसेसेस का मतलब ये है कि हम पहले बात करेंगे 2 प्रोसेसेस की क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, यानी हम कह रहे हैं हमारे पास 2 ही प्रोसेसेस हैं, P1 और P0। ठीक है, या आप इसको कोई और नाम दे दें, जो उसने आगे यूज़ किए हैं वो उसने जर्नल फॉर्म में यूज़ किए हैं, PI और PJ। ठीक है, तो आपके 2 ही प्रोसेसेस हैं, PI और PJ, और ये दोनों प्रोसेस कोई शेयर्ड वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम उनके दरमियान किस तरह का कोड लिखें कि आपकी जो है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। और फिर लेटर ऑन वो डिस्कस करेगा आपकी बुक के अंदर एन प्रोसेसेस की क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपके पास P0, P1, P2, P3 एंड सो ऑन अंटिल Pn तक के प्रोसेसेस हैं, तो फिर उनको हमने अगर क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सो हाउ डिड सॉल्व दोज प्रॉब्लम। अच्छा, अब किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारी नीचे उसने 3 कंडीशंस दी हैं। ये 3 कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही किसी भी सोल्यूशन के अंदर, so that solution will be not considered as a good solution for solving the critical section problem. So these conditions are, these are very important conditions. पहली condition क्या है, mutually exclusion. Mutually exclusion saying that if a process is executing in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. जो मैं आपसे इतनी देर से कह रही थी कि अगर एक प्रोसेस जो है उसने विलिंगनेस शो कर दी है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, क्रिटिकल सेक्शन का क्या मतलब है कि उसने एक शेयर्ड वेरिएबल को अपडेट करना है, तो फिर उस वक्त हम बाकी प्रोसेसेस को अलाउ नहीं करेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएं अनटिल अनलेस कि ये प्रोसेस अपडेशन नहीं करता और बाहर नहीं आ जाता। उस वक्त तक हम किसी नए प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की इजाज़त नहीं देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूजन। नाउ प्रोग्रेस, सेकंड कंडीशन जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन गुड सोल्यूशन कहलाया जाएगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस. What the progress is saying that if no process is executing in its critical section and some processes wish to enter their critical section, then only those processes that are not executing in their remainder sections can decide which process will enter in its critical section. Next, ठीक है, सो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका दूसरा पार्ट है कि एंड दिस डिसीजन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली, दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं प्रोग्रेस के। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है कि अगर आप कहते हैं कि शुरू में कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, लेकिन कुछ देर के बाद कुछ प्रोसेसेस ने विश किया दैट दे वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो फिर उनमें से कौन सा प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, इसका फैसला वो प्रोसेसेस नहीं करेंगे जो इस वक्त अपने रिमाइंडर सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, सो हमने यही कहा था ना, अगर हमने ये ऊपर जो कोड का कंस्ट्रक्ट देखा था उसमें हमने यही कहा था कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो पहले वो अपने एंट्री सेक्शन के अंदर जो है वो कोई डिसीजन लेगा, बाकी प्रोसेसेस को लॉक करेगा और फिर वो खुद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, या अदर वेज के अंदर वो एंट्री सेक्शन में ये चेक करेगा कि क्या कोई और प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं, अगर है तो फिर वो यहाँ पर वेट करेगा, और फिर जब वो बाहर आएगा तो फिर एग्जिट सेक्शन के अंदर वो अनलॉक करेगा बाकी प्रोसेसेस को, ताकि उनमें से कोई अंदर जा सके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। लेकिन अनलॉक करने के बाद वो खुद किधर चला जाएगा, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर, और रिमाइंडर सेक्शन में वो पार्ट है कोड का जिसके अंदर शेयर्ड वेरिएबल यूज नहीं हो रहा। तो प्रोग्रेस के अंदर वो ये कह रहा है कि रिमाइंडर सेक्शन में जो प्रोसेसेस हैं वो इस चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन सा प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ही इज सेइंग। सेकेंड पॉइंट ही इज सेइंग कि अगर किसी प्रोसेसेस ने
विश कर दिया है दैट दे वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, तो ये डिसीजन जो है कि उनमें से कौन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, पहले इसको हम इनडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते, यानी हम उसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होल्ड नहीं करा सकते। हर सूरत हमें किसी न किसी तौर पर उसको कुछ देर के बाद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की इजाज़त देनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बाउंडेड वेटिंग। बाउंड का मतलब होता है कि आपने कोई लिमिट लगा दी किसी चीज़ के ऊपर, तो अब आप कह रहे हैं कि से अगर आपके पास P0 P1, हम कहते हैं P0 P1 और P2, हमारे पास ये 3 प्रोसेसेस हैं, और हम कहते हैं कि अगर P0 ने विश कर दी है कि P0 ने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो हम एक बाउंड लगा दें कि पहले P1 जाएगा, फिर P2 जाएगा, और उसके बाद P0 को हम इजाज़त दे देंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, यानी कि 2 प्रोसेसेस का हमने बाउंड लगा दिया है उसके ऊपर। सो अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स that other processes are allowed to enter in their critical section after a process has made a request to enter its critical section and before that request is granted. So इसको ग्रांट हम उस जब इसने रिक्वेस्ट कर दी है तो ये ग्रांट हमने इसको करना कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। हमने कितने की बाउंड लगाई है, 2 प्रोसेसेस की, कि पहले ये 2 चले जाएं, उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी कि तुम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हो, ठीक है। सो ये बाउंड जो है ये आपकी लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हम इसको होल्ड कर दें। सो अब हमारे पास फर्दर हमने इसमें अजम्पशन क्या रखनी है कि हमारे जो भी प्रोसेसेस जिनके ऊपर हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो उसको शेयर्ड वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस उसमें हॉल्ट कंडीशन के अंदर है। मीन्स पहली अजम्पशन है अज्यूम दैट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट एट नॉन जीरो स्पीड, मीन्स कि कोई भी प्रोसेस हॉल्ट कंडीशन में नहीं है बल्कि वो एक्टिव है। दूसरी अजम्पशन क्या है कि नो अजम्पशन कैन बी मेड रिगार्डिंग द रिलेटिव स्पीड्स ऑफ एंड प्रोसेसेस, कि कोई भी प्रोसेसेस के ऊपर हम ये भी अजम्पशन लगाएंगे कि प्रोसेस P1 बड़ा फास्ट रन हो रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोसेस P2, और प्रोसेस P2 जो है वो स्लो रन हो रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्रोसेस P1, यानी कि स्पीड के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं है। हर प्रोसेस जो है वो सेम स्पीड के ऊपर या सेम जो है वो टाइम पीरियड ले रहा है रन होने के लिए। So we cannot no assumption can be made regarding the relative speeds of the n processes, और स्पीड के ऊपर हम क्या बात कर रहे हैं कि वन प्रोसेस मूव फास्टर देन द अदर, ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है। सब प्रोसेस इक्वलिटी की बेस के ऊपर जो है वो हम उसको ट्रीट करेंगे। सो हमारे पास हम सबसे पहला सोल्यूशन पॉसिबल सोल्यूशंस हम देने लगे हैं। सो इसके लिए इस बुक के अंदर उसने 3 एल्गोरिदम्स डिस्कस किए हैं फॉर 2 प्रोसेसेस के। सो हम अज्यूम करें कि अगर हमारे 2 प्रोसेसेस हैं दैट इज P0 एंड P1, एंड प्रोसेसेस में शेयर सम कॉमन वेरिएबल्स टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन, तो सिंक्रोनाइज करने के लिए वो किसी कॉमन वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और वो सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं। तो हमने शुरू में जो देखा था कि हमारा जो जर्नल कोड होना चाहिए वो कुछ इस किस्म का होना चाहिए, जिसमें पहले एंट्री सेक्शन, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर एग्जिट सेक्शन, एंड फाइनली इट गोज टू द रिमाइंडर सेक्शन। सो अब हम इस कोड को देखेंगे। इसके अंदर हमने पहला एल्गोरिदम जो डिज़ाइन किया है उसके परस्पेक्टिव से अगर हम देखें, सो व्हाट वी आर सेइंग कि हमने एक वेरिएबल ले लिया टर्न का। टर्न बेसिकली क्या चीज़ शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि किसकी बारी है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं ना कि मैंने टर्न 0 के ऊपर सेट की हुई है, तो इसका मतलब है P0 प्रोसेस जो है उसको हम इजाज़त दे रहे हैं कि वो पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। अगर मैंने टर्न जो है वो 1 के ऊपर सेट की हुई है, तो इट मीन्स कि हम प्रोसेस P1 को इजाज़त दे रहे हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। सो टर्न इज़ बेसिकली अ शेयर्ड वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, और एक वक्त में एक ही वैल्यू हो सकती है टर्न की, ठीक है। टर्न की आइदर वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, क्योंकि हम 2 प्रोसेसेस का सोल्यूशन देने लगे हैं। तो या इनडायरेक्ट वे में अगर आप जर्नल बात कर रहे हैं, तो या तो आप PI प्रोसेस को इजाज़त दे रहे हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, या फिर आप PJ प्रोसेस को इजाज़त दे रहे हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। सो टर्न इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। सो टर्न जो है अगर हमने उसकी वैल्यू को सेट किया हुआ है I के ऊपर, सो इट मीन्स दैट PI कैन एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। अब सिचुएशन क्या हो रही है कि अगर हम अब ये 2 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस PI की साइड के ऊपर ये वाला कोड है और प्रोसेस PJ की साइड के ऊपर भी इसी तरह का एक कोड लिखा हुआ होगा। फ़र्क सिर्फ होगा कि जहाँ पर I है वहाँ पर J होगा और जहाँ पर J है वहाँ पर I होगा, ठीक है।
अगर हम पी आई की बात कर रहे हैं पहले, तो क्या सिचुएशन हो रही है? अब हमने शुरू में क्या अज्यूम किया कि हमने टर्न की वैल्यू को आई के ऊपर सेट किया हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, वो वाइल की कंडीशन के ऊपर आएगा और चेक करेगा कि टर्न जो कि हमने किस पे सेट की हुई है, इनिशियलाइज की हुई है आई के ऊपर। सो आई इज नॉट इक्वल टू आई विच इज फॉल्स। तो फॉल्स होने की वजह से वो क्या होगा कि अगर प्रोसेस पी आई जो है वो इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो क्या होगा कि पी आई जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब इसी तरह मैं अगर बात करती हूँ कि प्रोसेस पी जे की साइड थी, तो उसके ऊपर कोड के अंदर क्या होगा, यहाँ आई की जगह जे होगा। ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अगर प्रोसेस जे ने इंटरेस्ट शो किया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो वो चेक करेगा। और हमने क्या कहा था कि टर्न की वैल्यू को हमने शुरू में किस पे इनिशियलाइज किया हुआ है, आई के ऊपर। ठीक है। सो वो अपने कोड के अंदर आएगा और वो चेक करेगा टर्न इज नॉट इक्वल टू जे। तो उस वक्त टर्न की वैल्यू क्या है, आई, और वो कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, अपने आप के साथ, जे के साथ। वो चेक ही कर रहे हैं बेसिकली कि टर्न जो है वो मेरे ऊपर है। लेकिन अब वो जब ये देखेगा कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो यहाँ पर वेट करेगा या स्पिन करेगा। ठीक है। सो जे प्रोसेस जो होगा वो वेट करेगा, वेयर एज प्रोसेस पी आई विल गोइंग टू बी एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन। और जब पी आई अपना काम क्रिटिकल सेक्शन से कंप्लीट कर लेगा, सो इट विल कम आउट, और वो फिर टर्न को किस पे सेट कर देगा, जे के ऊपर। तो जे जो इतनी देर से वेट कर रहा था इस कंडीशन के ऊपर, उसके लिए उस वक्त जब ये बाहर आके टर्न को कन्वर्ट करेगा जे के ऊपर, तो उस वक्त इसकी वैल्यू हो जाएगी जे। तो जब वो स्पिन करते हुए चेक करेगा अपनी वैल्यू को कि वाइल जे इज नॉट इक्वल टू जे, देन इट विल बिकम फॉल्स, और फिर जे प्रोसेस जो होगा वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। ठीक। सो अब आपके पास इस जो है एल्गोरिदम, इसको हमने चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ गुड सोल्यूशन और नॉट। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको हम सबसे पहले तो चेक करेंगे तीनों कंडीशन के ऊपर। जो तीनों कंडीशंस क्या थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम पहले चेक करेंगे। तो हमने देखा था कि जब टर्न आई के ऊपर थी, तो जे जो था वो इस कंडीशन के हिसाब से उसके लिए ट्रू हो जाती थी और वो यहाँ पर वेट कर रहा था। उस वक्त हमने सिर्फ आई को अंदर भेजा था क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर, जबकि जे जो था वो वेट कर रहा था। सो इट मीन्स कि म्यूचुअली एक्सक्लूजन तो होल्ड करती है, एक वक्त में एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है। वेयर एज प्रोग्रेस की कंडीशन, तो प्रोग्रेस की कंडीशन के अंदर हमने कहा था कि उसकी दो पार्ट थे। पहला पार्ट आपके पास क्या था कि जो अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्ट शो कर देता है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो इस चीज़ का डिसीजन कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये डिसीजन रिमाइंडर सेक्शन के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो नहीं लेंगे। यही हमने बात की थी ना। और दूसरा हमने ये बात की थी कि अगर कोई प्रोसेस इंटरेस्ट शो कर देता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, तो फिर उसको हम ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कराएंगे, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए उसके इस डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हम भेजेंगे। ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपन, लेट्स अज्यूम कि आपके पास प्रोसेस पी आई जो है वो इस वक्त रिमाइंडर सेक्शन के अंदर है। लेट्स अज्यूम कि प्रोसेस पी आई रिमाइंडर सेक्शन के अंदर है, और हमने शुरू में टर्न की कंडीशन जो है उसको इनिशियलाइज किया हुआ है आई के ऊपर। ठीक है। अब क्या हुआ है कि अभी पी आई इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर अपना काम कर रहा है। हमने अपने कोड के अंदर इनिशियलाइज टर्न को किया हुआ है आई के ऊपर। नाउ लेट्स अज्यूम कि पी जे ने इंटरेस्ट शो किया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है। सो व्हाट विल हैपन एट द जे कोड साइड, व्हाट विल हैपन, उस वक्त यहाँ पर जे होगा आपका जे की साइड के ऊपर कोड में। तो वो टर्न को चेक करेगा, टर्न क्या है, आई, और वो चेक करेगा कि आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है। सो वो क्या करेगा, यहाँ पर वेट करना शुरू कर। अब वो किस चीज़ का वेट कर रहा है, वो इस चीज़ का वेट कर रहा है कि पी आई प्रोसेस इंटरेस्ट शो करे कि उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। पी आई जब इस कंडीशन को अपनी साइड के ऊपर चेक करेगा तो उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो क्रिटिकल सेक्शन में तब जाएगा, और निकलते वक्त बाहर वो टर्न की वैल्यू को जे पे सेट करेगा, तो तब टर्न जे जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है, अदरवाइज वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है। सो इट मीन्स कि आपके पास अगर हम कहते हैं कि पी आई ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं शो किया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो क्या होगा कि प्रोसेस पी जे जो होगा वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए हैंग हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसकी टर्न तो दूसरे प्रोसेस पी आई ने सेट करनी थी और वो पी आई तो जा ही नहीं रहा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। सो ये हमारा प्रोसेस जो है या ये जो एल्गोरिदम है ये यहाँ पर आकर हमारा फेल हो जाता है प्रोग्रेस की कंडीशन के ऊपर। सो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द प्रोग्रेस कंडीशन, सो दैट्स वाई हम इसको नॉट अ गुड सोल्यूशन कहेंगे। फिर हमने एक और एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस कराया जिसके अंदर हमने क्या किया कि टर्न की बजाय हमने फ्लैग इंट्रोड्यूस कराया, बुलियन टाइप के 2 फ्लैग्स, ठीक है। और हमने कहा कि फ्लैग जो है वो इंटरेस्ट को शो कर रहा है कि अगर प्रोसेस पी आई एंटर होना चाहते हैं क्रिटिकल सेक्शन में तो वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा पहले और उसके बाद वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। और सिमिलरली अगर प्रोसेस पी जे इंटरेस्टेड होता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए तो पहले वो अपने फ्लैग को ट्रू करेगा एंड आफ्टर दैट वो जो होगा वो चेक करेगा कि वो क्या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाए, ठीक है। सो इनिशियली हमने क्या किया, 2 फ्लैग लिए हैं और शुरू में हमने दोनों प्रोसेसेस के फ्लैग्स को सेट किसके ऊपर किया है, फॉल्स के ऊपर। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस अपने फ्लैग को ट्रू के ऊपर सेट करता है तो इसका मतलब क्या है कि पी आई इज रेडी टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम ये हमने पी आई की साइड का कोड लिखा है। सो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर लेट्स अज्यूम कि पी आई जो था वो इंटरेस्ट शो करता है कि उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल सेट इट्स फ्लैग टू ट्रू कि वो इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए। फिर वो चेक करेगा दूसरी साइड के फ्लैग को, दूसरे प्रोसीजर के फ्लैग को, प्रोसेस के फ्लैग को, कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हमने शुरू में तो इनिशियलाइज इसको फॉल्स के ऊपर किया हुआ है। सो लेट्स अज्यूम कि फ्लैग जे जो है वो इस वक्त फॉल्स ही था, प्रोसेस पी जे इंटरेस्टेड नहीं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, वाइल फ्लैग जे मीन्स कि वाइल फ्लैग जे जो है क्या वो ट्रू है, लेकिन वो ट्रू नहीं था, वो क्या था, फॉल्स। सो वो क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर प्रोसेस पी आई चला जाएगा और जब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर काम अपना कंप्लीट कर लेगा, बाहर आएगा तो अपने फ्लैग को फॉल्स कर देगा। मीन्स कि वो ये चीज़ शो कर रहा है कि मेरा अब इंटरेस्ट खत्म है, मैंने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर लिया, नाउ आई विल गो इनटू द रिमाइंडर सेक्शन, ठीक है। सो अब हम दूसरी साइड के ऊपर देखते हैं पी जे के। तो पी जे के कोड के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जे होगा, ठीक है, और यहाँ पर आई होगा, ये पी जे के कोड के अंदर होगा। तो पी जे का अगर हम अज्यूम करते हैं कि पी जे अब इंटरेस्ट शो कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, सो व्हाट विल हैपन कि हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि पी आई जो है वो इंटरेस्टेड था पहले कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, तो वो पहले अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, फिर दूसरे के फ्लैग को चेक करेगा। एट दैट टाइम उसका फ्लैग उस वक्त फॉल्स था तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि जब वो पी आई जो था वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर काम कर रहा था, उस दौरान पी जे को इंटरेस्ट हो गया कि उसने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, तो वो क्या करेगा, अपने कोड के अंदर आएगा, अपने फ्लैग को ट्रू करेगा, साथ ही वो पी आई के फ्लैग को चेक करेगा। तो पी आई का फ्लैग उस वक्त ट्रू होगा क्योंकि वो इस वक्त क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। तो वो क्या करेगा, जे का प्रोसेस कि वो देखेगा कि फ्लैग ऑफ आई जो है वो ट्रू है, तो फिर वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगा और स्पिन करना शुरू कर देगा। अब वो वेट करेगा जब तक कि पी आई अपना काम क्रिटिकल सेक्शन में कंप्लीट करेगा, बाहर निकल के अपने फ्लैग को फॉल्स करेगा, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर फ्लैग जो जे प्रोसेस है वो तब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। सो हमने स्ट्रिक्टली ऑल्टरेशन रख दी है इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूजन की, कि आपका फ्लैग जिसका ट्रू होगा और दूसरे का जब अगर दूसरा भी एंटर होना चाहेगा, तो अगर एक प्रोसेस उस वक्त क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो वेट करेगा अनटिल अनलेस कि वो बाहर निकल के अपना फ्लैग फॉल्स करे, तो ही दूसरे प्रोसेस को अलाउ होगा कि दैट विल गोइंग टू बी एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। सो म्यूचुअली एक्सक्लूजन जो है वो होल्ड कर रही है इस केस के अंदर। अब हम प्रोग्रेस की कंडीशन को देख लेते हैं। सो प्रोग्रेस की कंडीशन व्हाट इट इज़ सेइंग कि आपके पास वो प्रोसेस, अगर कुछ प्रोसेसेस इंटरेस्ट शो कर देते हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होने के लिए, तो उनका ये जो डिसीजन है उसके अंदर रिमाइंडर सेक्शन डिसीजन नहीं लेगा कि कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा। और सेकेंडली कि वंस आपके पास वो इंटरेस्ट शो हो गया है तो वो प्रोसेसेस इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जो है वो होल्ड नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स अज्यूम एन अदर अजम्पशन इस प्रोग्रेस की कंडीशन को चेक करने के लिए। लेट्स अज्यूम कि पी आई प्रोसेस कॉन्करेंटली प्रोसेसेस है ना, एक वक्त में एक साथ भी डिसीजन ले सकते हैं। सो व्हाट वी अज्यूम कि अगर पी आई प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहे हैं और उसी टाइम के ऊपर पी जे प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो व्हाट विल दे डू,
पी आई अपने कोड के अंदर आएगा, अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। सिमिलरली पी जे अपने कोड के अंदर आएगा और अपने फ्लैग को ट्रू करेगा। फिर पी आई जो होगा वो अपनी वाइल की कंडीशन के ऊपर आएगा और चेक करेगा कि क्या पी जे का फ्लैग ट्रू है, तो वो भी ट्रू था क्योंकि पी जे ने भी इसके पैरेलल अपने फ्लैग को ट्रू किया है। सो व्हाट विल हैपन, पी आई स्टार्ट स्पिनिंग ओवर हेयर क्योंकि पी जे का फ्लैग जो है वो ट्रू है। ऑन द अदर साइड अगर हम पी जे की बात करें तो पी जे ने अपना फ्लैग को ट्रू किया और जब वो वाइल की कंडीशन के ऊपर आया तो वो ऑपोजिट अपने प्रोसेस के फ्लैग को चेक करेगा कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि पी आई ने भी ट्रू किया हुआ है एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एंटर इन टू द क्रिटिकल सेक्शन। सो इट मीन्स कि वो पी जे भी इस पॉइंट के ऊपर आके जो है वो स्पिन करना शुरू कर देगा, वेट करेगा कि पी आई ने भी ट्रू किया हुआ अपना फ्लैग और पी आई वेट करेगा कि पी जे ने भी अपना ट्रू किया हुआ फ्लैग, तो दे विल बोथ होल्ड एट दैट सिचुएशन और कोई भी प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकेगा। सो दैट वेटिंग विल बी इनडेफिनेटली टाइम पीरियड, क्योंकि फॉल्स तो उसी वक्त ही वो कर सकते हैं, उनमें दोनों अपने फ्लैग को जब वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे बाहर आएंगे तो फिर ही अपने फ्लैग को फॉल्स करेंगे, लेकिन वो तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं सक रहे क्योंकि वो एक दूसरे के फ्लैग की वजह से होल्ड हो गए। सो इस पॉइंट के ऊपर आके हमारी प्रोग्रेस की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। सो ये एल्गोरिज्म भी हमारा फेल हो गया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन की। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो एल्गोरिदम 3 आता है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम फिर देखेंगे कि पीटरसन ने इस बुक का ऑथर भी है, राइटर भी है, उसने एक थर्ड सोल्यूशन दिया था जो कि तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है एंड दैट सोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग द 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब आप लोग इस लेक्चर को सुन लीजिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी जो क्यूरीज हों वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा और उसके पर फिर हम जो है उसके बाद फिर हम जो है वो नया लेक्चर जो है इसके आगे जो है फर्दर फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।